रेस्पिरेशन यानी श्वसन। श्वसन जीवों के अंदर एक सर्वाधिक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा निरंतर कार्य करने और जो गतिविधियां हैं उनके संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा है हमको मिलती रहती है। श्वसन के अंतर्गत हम इसकी कार्यप्रणाली, आवश्यक अंग और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। What is respiration? Then respiration is the process by which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. सामान्य शब्दों में श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। The first breath takes place only after birth. Fetal lungs are non-functional. So during intrauterine life, the exchange of gases between fetal blood and mother's blood occurs through placenta. ध्यान रख देने वाली बात है, जब बच्चा पेट के अंदर होता है तब जो गैसेज हैं उनका एक्सचेंज या आदान प्रदान फेफड़ों के द्वारा नहीं हो पाता, क्योंकि फेफड़े तब बच्चे के नॉन फंक्शनल होते हैं, कार्य की रूप से सक्षम नहीं होते। इसलिए उसके फीटल के ब्लड से और मदर के ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है और CO2 इनका ट्रांसफ़र है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। आफ्टर द फर्स्ट ब्रेथ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। पहली सांस लेने के बाद ये पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स ओनली एट डेथ। हम जानते हैं कि ऊर्जा शरीर की प्रत्येक क्रिया के अंदर आवश्यक होती है और ये ATP के रूप में मिलती है। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर इसका ब्रेकडाउन होता है C6H12O6, तब हमको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं। साथ ही हमें 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ के अंदर काम आती है। इसमें से 38 ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है जिसके अंदर एक फॉस्फेट जुड़ के 38 फॉस्फेट जुड़ते हैं और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। कहें श्वसन जीवों का वह आधारित गुण है जिसमें शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए अन्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। बात करें रेस्पिरेशन की, हमने बात करी तो रेस्पिरेशन या श्वसन होने के लिए कई अंग भी होंगे जो इस श्वसन की क्रिया के अंदर शामिल होंगे। तो उन अंगों के बारे में हम बात करते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं जिनको 2 कैटेगरी के अंदर हम रख सकते हैं, जो O2 और CO2 के ट्रांसफ़र के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज आर मेन और एसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मुख्य और आवश्यक श्वसन अंग। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, तथा इनके अंदर रक्त तथा वायु के मध्य ऑक्सीजन और CO2 का परस्पर विनिमय संभव होता है। जो लंग्स है उसकी इकाई हम आगे पढ़ेंगे, एल्वेलाई होती हैं छोटे। सेकेंड वन कंडक्टिंग और एसेसरी ऑर्गन्स, संवाही अथवा सहायक अंग। गैसीय विनिमय में ये अंग भाग नहीं लेते, किंतु ऑक्सीजन से युक्त वायु को बाहर से फेफड़ों के भीतर तथा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर के बाहर निष्कासित करने में सहायक होते हैं। कंडक्टिंग ऑर्गन्स निम्न होते हैं। दीज आर लाइक एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स या नेयर्स, नेजल पैसेज, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई and bronchioles. These are conducting organs. First of all हम बात करें एक्सटर्नल नेयर्स की, तो मनुष्य के माउथ के डोर्जल साइड पर एक छोटा गतिशील नासिका पाई जाती है जिसके सिरे पर 2 तिरछे और बाहर की ओर उभरे हुए
एक्सटर्नल नेयर्स या नोस्ट्रल्स होते हैं। प्रत्येक नासिका छिद्र के अंदर की ओर सेंसरी पैड पाई जाती है। सेकेंड वन, नेजल पैसेज। मानव में जो इंटरनल नेयर्स ग्रसनी में स्थित होते हैं, इसलिए बाह्य तथा भीतरी नासा छिद्रों को जोड़ते हुए एक अत्यधिक लंबे नेसल पैसेज पाए जाते हैं। इस प्रत्येक नासा पथ को दो भागों में बांट सकते हैं, नेजल चैम्बर और रेस्पिरेटरी पैसेज। नेक्स्ट, लैरिंक्स। मानव के भी अन्य जो मैमल्स हैं उनकी तरह जो श्वास नली का अग्र सिरा लैरिंक्स में परिवर्तित होता है। इस जो स्ट्रक्चर की लेयर्स हैं वो कार्टिलेज की बनी होती हैं। दीज आर थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरेटिनोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में, थायरॉइड जो कार्टिलेज के सामने तथा इसके अधरतल से जुड़ी हुई एक लचीली उपास्थि स्थित होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जंतु जब भोजन करता है तब एपिग्लोटिस कंठ द्वार या ग्लोटिस को ढक लेती है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसको कंठ द्वार भी कहा जाता है, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट बात करें ट्रेकिया। यह एक लंबी नलिकाकार रचना होती है जो फेरिंक्स से प्रारंभ होती है और गर्दन के अंतिम सिरे तक पहुंचती है। थोरेसिक कैविटी में पहुंचकर यह दो ब्रोंकाई में बंट जाती है। जो ट्रेकिया हैं वो सी आकार के कार्टिलेज के बने हुए छल्ले होते हैं जो कि श्वास नाल को पिचकने नहीं देते हैं। श्वास नली की जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वो सीलिएटेड होती है तथा इसमें ग्लैंडुलर एपिथीलियम के द्वारा ये निर्मित होती है। इसके अंदर म्यूकस पाया जाता है जो बैक्टीरिया तथा धूल के कणों को रोक लेता है, ब्रोंकाई। श्वास नली अर्थात ट्रेकिया का जो एंड सिरा है वो द्विशाखित होकर बाईं और दाईं श्वसनियों का निर्माण करता है और प्रत्येक ब्रोंकस अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में पहुंचते ही फिर से पतली पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। तो इस तरीके से जो हमने देखे ये सभी आवश्यक श्वसन अंग हैं वो पाए जाते हैं। थैंक यू।